नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का जो अपना पॉइंट है वो ऑस्मोसिस। ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री से है। बायोकेमिस्ट्री में इसके पहले एक पॉइंट अपन कवर कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट में स्ट्रक्चर्स और उसकी कंसेप्ट समझी थी, वैसे अपन ऑस्मोसिस से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है, इसमें जितनी भी अपने पास कंसेप्ट्स है, डेफिनेशंस है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जैसे बायोकेमिस्ट्री का पार्ट इसको समझकर अपन जनरली होता है कि इनकी डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स को स्टूडेंट्स रट लेते हैं ऐसे कैसे, तो वैसा नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे अपने कार्बोहाइड्रेट में कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस, उसकी जो स्ट्रक्चर समझी थी, वैसे इस वीडियो में अपन ऑस्मोसिस से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है या जितनी भी कंसेप्ट्स है वो समझने की कोशिश करेंगे। चाहे इसको अपन बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट मान लें या फिर 12th केमिस्ट्री में जो है सॉल्यूशन में जो आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका एक पार्ट मान लें। इससे रिलेटेड जितनी भी अपने पास कंसेप्ट्स हैं उसको अपन यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स है हो सकते हैं, जिन जिन पॉइंट्स पे डाउट्स हो सकते हैं, उन सभी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे डिफ्यूजन, क्योंकि ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन है। सेकंड फिर अपन देखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में इसको कहते हैं अपन SPM, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर होता है। तो बिफोर ऑस्मोसिस इट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दीज 2 पॉइंट्स, डिफ्यूजन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको समझने के पहले अपन इन दोनों को क्लियर करेंगे। देन थर्ड पॉइंट होगा अपने पास ऑस्मोसिस। फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद में अपन देखेंगे द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई से डिनोट करते हैं इसको अपन। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कुछ लॉज जो हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का वो देखेंगे अपन, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब पहले तो अपन ये देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और इसके बाद में जो अपना पॉइंट होगा, सम टर्म्स रिलेटेड टू ऑस्मोसिस या टर्म्स रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें कुछ टर्म्स है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड या ऑस्मोसिस से रिलेटेड, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ठीक है, इनको अपन एक एक करके स्टेप वाइज समझेंगे। तो अपन कंटेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं वो अपन डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? देखो, डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल फिनोमिनन है जिसमें पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू देयर लोअर कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं उनके हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर। इसको अपन एवरीडे लाइफ से कुछ एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन ने कोई चीज बर्न की है, बर्न होने के बाद में अपन जानते हैं कि स्मोक जनरेट होता है, और ये जो स्मोक है वो पूरी एयर में स्प्रेड हो जाता है अपने आप। तो ये एक डिफ्यूजन है। ये सब क्यों है? क्योंकि जहाँ पे बर्निंग हो रही है वहाँ पे स्मोक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये स्मोक का हायर कंसंट्रेशन एरिया है, और जहाँ पर बर्निंग नहीं हो रही है वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो ये स्मोक का लोअर कंसंट्रेशन एरिया है। तो स्मोक जो है वो अपने आप ही हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो ये एक डिफ्यूजन है।
इसी तरह अपन दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। ये सपोज अपन ने वाटर लिया है और वाटर में अपन ने इथेनॉल की एक ड्रॉप जो है वो डाली है, ये इथेनॉल। तो इथेनॉल की जो ड्रॉप है वो पूरे वाटर कंटेंट में स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि जहां पे ड्रॉप गिरी है वहां पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन, और वाटर के जो अदर पार्ट है उसमें इथेनॉल की कंसंट्रेशन कम है, यह इथेनॉल का लोअर कंसंट्रेशन। तो इथेनॉल के जो पार्टिकल्स है वो हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर स्प्रेड होंगे। तो ये जो चीजें हैं ये डिफ्यूजन की वजह से है, जिसमें पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अपने आप ही मूव करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए किसी आउटर फोर्स या आउटर प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। वैसे अपन देखें तो डिफ्यूजन तीनों में होता है, तीनों स्टेट्स में, डिफ्यूजन इन गैस, डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड। ये स्मोक जो है वो एयर में स्प्रेड हो रहा है, ये है डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू गैस। इथेनॉल की ड्रॉप वाटर में स्प्रेड हो रही है, यह है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। अब यदि अपन सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड्स का जो डिफ्यूजन होता है वो अपने आप नहीं होता, जैसा कि गैस और लिक्विड में हो रहा है। गैस और लिक्विड के जैसे सॉलिड का जो डिफ्यूजन है वो अपने आप नहीं होता। जैसे अपन इस रूम में यहाँ पर कोई सॉलिड इंक या डाई लेते हैं तो वो रूम के दूसरे एरिया जहां पर सॉलिड इंक या डाई नहीं है वो अपने आप स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। इसका जो डिफ्यूजन है वो होता है अपने पास सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन फेज में होता है। यानी कि पहले सॉलिड को अपन किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उसका सॉल्वेंट में उसको घोलकर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फिर उस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन होता है। जैसे सपोज ये अपन ने एक वाटर लिया एक कंटेनर में और इंक या डाई जो है उसका सॉल्यूशन लिया है अपन ने, सॉल्यूशन ऑफ इंक और डाई। अब इस सॉल्यूशन से एक ड्रॉप यदि अपन लेके वाटर के अंदर डालते हैं तो ये जो ड्रॉप है इंक की ये पूरे वाटर कंटेंट में फैल जाएगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है, यानी इसका जो मूवमेंट है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, वो इसकी सॉल्यूशन फेज में होता है, ठीक है। और गैस और लिक्विड जो है उनका डिफ्यूजन अपने आप होता है। अब डिफ्यूजन के बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वह अपने पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में इसको लिखते हैं अपन SPM। अब SPM को समझने के पहले अपने को सॉल्यूशन को समझना जरूरी होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन अपन जानते हैं कि सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट के जो सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। पार्टिकल की साइज के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो सोल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं ये बिग साइज के होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है इसके पार्टिकल्स स्मॉल साइज के होता है। ये सॉल्वेंट अपन ने ले लिया, ये ले लिया अपन ने सॉल्यूट। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो अपने पास आ जाता है सॉल्यूशन। तो ये अपन ने सॉल्यूशन बना लिया जिसमें ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और दूसरे ये अपने पास सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। अब इसकी हेल्प से अपन मेम्ब्रेन्स कितने टाइप की होती है वो अपन समझेंगे। देखो सपोज ये अपन ने एक मेम्ब्रेन ली है जिसके पोर्स की जो साइज है वो बहुत छोटी है। अब इसके इस तरफ अपन सॉल्यूशन रखते हैं जिसमें ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, और दूसरे ये अपने सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। तो देखो कि जो इसके पोर्स की जो साइज है वो बहुत छोटी है, तो इसकी पोर्स जो है इससे होकर ना सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ये यही रुक जाएंगे, और न ही इससे होकर सोल्यूट पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। तो इस तरह की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं अपन नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सॉल्यूशन में स्मॉलर साइज के होते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स, बिग साइज के होते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स।
और नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे होकर न सोल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं न सोल्यूट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो पोर्स की जो साइज होती है ये इन दोनों सोल्यूट और सोल्वेंट पार्टिकल की साइज से छोटी होती है। तो नॉन मीन्स नॉट, परमिएबल मीन्स परमिट टू पास थ्रू इट, मीन्स इट इज अ मेम्ब्रेन विच डज नॉट अलाउ और विच डज नॉट परमिट एनी काइंड ऑफ पार्टिकल वेदर इट इज सोल्यूट और सोल्वेंट टू पास थ्रू इट, किसी पार्टिकल को इससे होकर नहीं जाने देती। सेकंड अपन मेम्ब्रेन लेते हैं, सपोज ये है, इसके पोर्स की साइज बहुत ज्यादा है और इस तरफ अपन ने सोल्वेंट सॉल्यूशन लिया है जिसमें ये सोल्यूट पार्टिकल्स है और दूसरे जो है अपने पास ये सोल्वेंट पार्टिकल्स। इसके जो पोर्स की जो साइज है वो सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों पार्टिकल साइज से बड़ी है, तो इससे होकर सोल्यूट पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं, सोल्वेंट पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो पोर्स की साइज ज़्यादा है तो उससे होकर ये पार्टिकल चले जाएंगे, बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा, और सोल्यूट पार्टिकल भी चले जाएंगे इससे होकर। तो इस तरह की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं अपन परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स इट परमिट्स all the solution means both solute and solvent to pass through it, ये दोनों सोल्यूट और सोल्वेंट के पार्टिकल्स को इससे होकर जाने देती है क्योंकि इसके पोर्स की साइज बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अब थर्ड जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम, वो इन दोनों का मिडल केस है, यानी इसमें जो पोर्स की साइज होती है वो नॉन परमिएबल से थोड़ी बड़ी होती है और परमिएबल मेम्ब्रेन की पोर्स की साइज से थोड़ी छोटी होती है। तो इसमें यदि अपन देखें तो इसके सपोज इस साइड में अपन सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें सोल्वेंट पार्टिकल्स है और दूसरे ही अपने पास सोल्यूट पार्टिकल्स है। तो इन पोर्स के साइज के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कि जो सोल्यूट पार्टिकल है वो इससे होकर पास नहीं होंगे, लेकिन जो सोल्वेंट पार्टिकल है वो इससे होकर आराम से पास हो जाएंगे। तो इट वर्ड वाइज में अपन देखते हैं, सेमी का मतलब होता है हाफ, इट परमिएबल मीन्स इट परमिट्स टू पास थ्रू, means it allows or it permits to pass through it only half part of solution that is solvent। यानी सीधा सा कंसेप्ट है कि इससे होकर सोल्वेंट पार्टिकल इससे होकर मूव हो सकते हैं लेकिन सोल्यूट पार्टिकल इससे होकर मूव नहीं हो सकते, क्योंकि इसके जो पोर्स की साइज होती है वो सोल्यूट पार्टिकल की साइज से छोटी होती है और सोल्वेंट पार्टिकल की साइज से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये अपन एग्जांपल जैसे देख सकते हैं एवरीडे लाइफ से, जैसे छलनी है उससे अपन चाय को छानते हैं, तो चाय में जैसे अपने पास जो ब्लैक टी जो होती है, टी लीव्स जो होती है वो जैसे सोल्यूट है तो इसके पोर से होकर ये नहीं जा पाती, क्योंकि जो टी लीव्स है ब्लैक वो बड़ी साइज की होती है और ये पोर स्मॉल साइज के। लेकिन चाय जो है टी वो इससे होकर चली जाती है, वो अपन एज ए सोल्वेंट मान सकते हैं क्योंकि इसके पोर्स की जो साइज होती है उससे सोल्वेंट के पार्टिकल इसकी साइज कम है। चाय उससे चली जाती है क्योंकि उसके पार्टिकल छोटे होते हैं पोर्स की साइज। ऐसे यहाँ पर सोल्वेंट जो है ये इससे होके चला जाता है क्योंकि सोल्वेंट पार्टिकल की जो साइज होती है वो इसके पोर्स की साइज से छोटी होती है। तो ये अपन ने देखा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन की 3 कैटेगरीज है, लेकिन इनमें जो अपने इंपॉर्टेंस की है वो केवल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अपन डिफाइन कर सकते हैं दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन which allows or which permits solvent particles to pass through it। ठीक है,
एंड इट डज नॉट अलाउ सोल्यूट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। सीधी सी चीज है, एक मेम्ब्रेन जिससे होके सोलवेंट पार्टिकल जा सकते हैं। सॉल्यूशन में दो चीजें अपने पास, सोलवेंट सोल्यूट, तो जिससे होके सोलवेंट पार्टिकल्स जा सकते हैं लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं जा सकते। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अपन देखते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स, इसको बनाते कैसे हैं। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके दोनों सोर्सेज है अपने पास, नेचुरल एंड सेकेंड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। तो नेचर में अपन जानते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म अपने पास, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये जो है दोनों ही सेल से मिलके बने होते हैं, ये एनिमल सेल से, ये प्लांट सेल्स। और जो सेल है, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल नेचर की होती है, ठीक है। ये सेल है, उसका रीजन है नेचर में जितनी भी चीजें हैं अपने को, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है प्लांट और एनिमल, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के अकॉर्डिंग ही जो थिंग्स है वो नेचर से प्रोवाइड की हुई है। तो जैसे अपन कोई भी चीज़ इंटेक करते हैं, प्लांट या एनिमल, अल्टीमेटली वो चीज़ें डाइजेस्ट होके जो है सेल्स तक जाती है, और सेल में ये होता है कि कुछ जो रिक्वायर्ड थिंग है वो अंदर जानी चाहिए, और जो नॉन रिक्वायर्ड थिंग है वो, जैसे फूड है, वाटर है, ये अपन ये मान लेते हैं, तो ये अंदर जानी चाहिए, और जो वेस्टेज पार्टिकल्स ये अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेचर ने जो सेल मेम्ब्रेन बनाई है वो सेमी परमिएबल बनाई है, जिससे होके जो फूड है, वाटर है, वो इसके अंदर चला जाए, और जो वेस्टेज है वो इसके अंदर नहीं जाए, ठीक है। यदि कंप्लीटली परमिएबल होती तो वेस्ट भी अंदर चला जाता, नॉन परमिएबल होती तो इससे होके फूड पार्टिकल भी अंदर नहीं जाते। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है। तो ऑल द नेचुरल मेम्ब्रेन्स दे आर सेमी परमिएबल। उसमें से जनरली जो अपन यूज लेते हैं, प्लांट से अपन यूज लेते हैं वॉल ऑफ प्लांट रूट्स, और एनिमल से अपन यूज लेते हैं पोर्चमेंट। पोर्चमेंट होता है द वॉल ऑफ गॉल ब्लेडर ऑफ पिग। ये दो चीजें जो है अपन जनरली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की फॉर्म में यूज लेते हैं। आर्टिफिशियली भी इसको अपन बना सकते हैं। एक केमिकल जिससे इसको जनरली बनाते हैं वो होता है अपने पास सेलोफेन। इसको देखो अपन सेलोपेन से लर्न कर सकते हैं। सेलोपेन अपन लिखने के लिए यूज लेते हैं, तो ई की जगह जो अपने को क्या लिखना है, HA, तो ये अपने पास आ गया सेलोफेन। तो सेलोफेन एक मटेरियल है, एक अपने पास केमिकल है जिसका यूज सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए किया जाता है। अब ये दो चीजें अपन ने पढ़ ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूजन। अब अपने का जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं अपन, और वो है अपने पास ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पहले अपन ने क्यों पढ़ी है, क्योंकि जब इन दोनों को अपन कंबाइन कर लेंगे अपन तो अपने पास आ जाएगा ऑस्मोसिस, ठीक है। तो देखो ऑस्मोसिस जो है इसको डिफाइन करने के लिए अपन तीन चीजों को स्टेट करना जरूरी होता है। फर्स्ट थिंग, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन, यानी इसमें भी डिफ्यूजन के जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहे होंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, और वो पार्टिकल कौन से हैं, सोलवेंट। डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट, यानी इसमें सोलवेंट मूव करता है एक एरिया से जहां सोलवेंट ज्यादा है उससे दूसरे एरिया की तरफ जहां पर सोलवेंट कम है। तो डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट को अपन थोड़ा क्लेरिफाई करें तो हो जाएगा मूवमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम हायर सोलवेंट एरिया
टू द लोअर सॉल्वेंट एरिया। ठीक है, अब ये ऐसे हो रहा होता तो उसको अपन डिफ्यूजन में रख लेते, सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो अपने पास ओस्मोसिस में होता है थ्रू एसपीएम, यानी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अपन पहले देख रहे थे डिफ्यूजन में भी पार्टिकल मूव कर रहे थे फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। जैसे स्मोक जो है वो एयर में स्प्रेड हो रहा था, इथेनॉल वाटर में स्प्रेड हो रहा था, लेकिन वहां पर उनके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। अब ओस्मोसिस में सोलवेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर सोलवेंट टू लोअर सोलवेंट एरिया लाइक डिफ्यूजन, बट इट इज थ्रू एसपीएम, वो एसपीएम से होके वहां मूव कर रहे हैं, इसलिए डिफ्यूजन से एक अलग टर्म अपने यूज लिया है, वो है अपने पास ओस्मोसिस। और बुक्स में इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, ये मिल जाएगा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ मिलेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, लेकिन वहां पर अपने को मिलता है लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ये कैसे है बस, डिफ्यूजन में तो अपन कह रहे हैं हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, अब बुक्स में लिखा हुआ है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो ऐसा क्यों है, कहीं डिफ्यूजन से अलग है? नहीं, डिफ्यूजन से अलग नहीं है, और ये जो डेफिनेशन लिखी है ये भी सही है। वो इसलिए है क्योंकि यहां पर सोलवेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो अपन सोलवेंट का कंसंट्रेशन देखेंगे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, लेकिन कंसंट्रेशन अपन सोल्यूट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। जितनी भी कंसंट्रेशंस है अपन देख सकते हैं, मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सभी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट। तो जहां पर सोलवेंट हायर होगा सोल्यूट होगा अपने पास लो, और सोल्यूट लो होने की वजह से कंसंट्रेशन भी लोअर होगी, और जहां पर सोलवेंट लोअर होगा वहां पर सोल्यूट होगा हायर, और सोल्यूट हायर होने की वजह से कंसंट्रेशन भी हायर होगी। तो ये ठीक है, ये अपन कंसंट्रेशन सोल्यूट की लिख रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेशन भी सही है और डिफ्यूजन का यहाँ पर कंसेप्ट भी सही है। तो इसको अपन एक डायग्राम के हेल्प से अब समझ लेते हैं। सपोज ये एक अपन ने कंटेनर लिया है, इसमें दो कंपार्टमेंट बनाए एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके दोनों साइड में अपन ने दो सॉल्यूशन लिए हैं। सपोज ये सॉल्यूशन 1 है और ये है सॉल्यूशन 2। अब इसमें ये पार्टिकल्स है, सपोज ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, ये सॉल्वेंट इसमें ज़्यादा बनाया अपन है, इसमें सॉल्वेंट कम बनाया। सोल्यूट भी होंगे, लेकिन पहले अपन केवल सॉल्वेंट के बेसिस पे देख लेते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम मोर सॉल्वेंट टू लेस सॉल्वेंट, इधर मूवमेंट होगी। अब अपन सोल्यूट देखते हैं, तो सोल्यूट इसमें कम होगा, इसमें सोल्यूट ज्यादा होगा। सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो सोल्यूट के बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि ये लोअर कंसंट्रेशन है और इसमें ये हायर कंसंट्रेशन। तो बहुत सिंपल है, देखो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं थ्रू एसपीएम मूव कर रहे हैं, और किधर से किधर मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को ही बोलते हैं अपन ओस्मोसिस। इसकी सेकंड कैटेगरी भी अपन ले सकते हैं। सेकंड इसका केस, सपोज इस साइड में अपन ने केवल और केवल सॉल्वेंट लिया है, इस साइड सॉल्यूशन है, ये अपने पास प्योर सॉल्वेंट। तो अब भी डायरेक्शन वही रहेगी क्योंकि सॉल्वेंट इधर ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट कम है। कंसंट्रेशन वाइज भी देख सकते हैं, यहां कंसंट्रेशन 0 है, यहां पर कंसंट्रेशन नॉन जीरो है।
तो वही चीज़ है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या फ्रॉम मोर सॉल्वेंट टू लेस सॉल्वेंट, मतलब फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को अपन डिफाइन कर सकते हैं। इसका यदि अपन समरी देखें तो यह कि ऑस्मोसिस में होता क्या है, ऑस्मोसिस में होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। फर्स्ट सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, सेकंड थ्रू एसपीएम वो मूव करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स को तो ये जाने ही नहीं देती है। थर्ड डायरेक्शन किधर से किधर मूव करते हैं, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सभी टर्म्स अपन यहाँ पे ले लेते हैं, फ्रॉम मोर सॉल्वेंट टू लेस solvent means from a solution which is having more solvent to a solution having less solvent, from a solution having more solvent to a solution having लेस सॉल्वेंट। अब मोर सॉल्वेंट इसका मतलब कंसंट्रेशन कम होगी, तो अपन लिख सकते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, या अपन लिख सकते हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन। लेकिन दोनों में अपन लेते हैं तो ये इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये अपन ने देखा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अब ऑस्मोसिस के बाद में अपन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको डिनोट करते हैं अपन पाई से। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एक नेचुरल प्रेशर है जिसकी वजह से ऑस्मोसिस हो रहा होता है, यानी कि जिसकी वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव हो रहे होते हैं थ्रू एसपीएम, उस प्रेशर को बोलते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये फिजिक्स में अपन जानते हैं कि विदाउट प्रेशर या फोर्स कोई मूवमेंट नहीं होती। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब मूव कर रहे हैं थ्रू एसपीएम, तो ये भी किसी प्रेशर की वजह से हो रहा होगा। तो ये जो नेचर, और ये कोई अप्लाई नहीं कर रहा, ये नेचर से इनको मिल रहा है। ठीक है, ये जैसे अपन ने प्योर सॉल्वेंट लिया है और इधर लिया है अपन ने सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी। तो एक नेचुरल प्रेशर की वजह से ये प्योर सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन, और अपन जानते हैं कि ये इधर से इधर मूव करेंगे, ये ग्रीन पार्टिकल्स, ये ऑस्मोसिस है। तो ये जिस फोर्स या जिस प्रेशर की वजह से मूव कर रहे हैं वो नेचुरल प्रेशर ही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब पर प्रॉब्लम ये है कि यहां पर कि ये किस प्रेशर से मूव कर रहे हैं उसको अपन कैसे मेजर करें, इनके साथ तो अपन जा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे इधर से नेचुरल फोर्स लग रहा है F। अब ये जिसकी वजह से इधर मूवमेंट हो रहा है, ये अपन मान लेते हैं ये चीज़ है, यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, इस पे कोई नेचुरल प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से इधर मूव कर रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो अपन कैसे मेजर करेंगे। अपन फील तो कर नहीं सकते कि इसको इधर मूव करने के लिए कितना फोर्स लग रहा होगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस पे एक आर्टिफिशियल, ये नेचुरल फोर्स है, एक अपन आर्टिफिशियल प्रेशर लगाएंगे इधर से, मतलब ये अप्लाइड फोर्स है। तो ये अप्लाइड फोर्स इधर से लग रहा है तो अपन समझ सकते हैं कि ये मूवमेंट जो है, इनकी मोशन जो है वो स्लो हो जाएगी। स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि इसकी स्पीड इधर है और इसकी वजह से स्पीड इधर है। अब जब दोनों प्रेशर इक्वल होंगे उस समय मूवमेंट कितना हो जाएगा, द नेट मूवमेंट विल बी
0। इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं नेचुरल प्रेशर विल बी इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, क्योंकि इसकी वजह से जितनी स्पीड होनी चाहिए इधर की साइड उतनी ही इसकी वजह से भी स्पीड होगी इधर की साइड, तो ये दोनों कैंसिल होगी, तो नेट मूवमेंट 0 होगा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, जितना इसकी मोशन को रोकने के लिए जरूरी है उतना ही फोर्स इस पे लग रहा है। और वही चीज अपन यहां पर अप्लाई करते हैं, तो अपन इस सॉल्यूशन पे एक आर्टिफिशियल प्रेशर जनरेट करते हैं P, और इस प्रेशर की वजह से ये मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का इधर से इधर। और जब ये प्रेशर इस नेचुरल प्रेशर के इक्वल होगा तो ये दोनों तरफ की जो मूवमेंट है इनकी स्पीड हो जाएगी इक्वल। तो अपने पास जो नेट मूवमेंट है यानी नेट ऑस्मोसिस ये हो जाएगा 0। इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि P विल बी इक्वल टू पाई, यानी कि यहां से अपन ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रेशर है जो अपन सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं उस सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ठीक है। यानी एक सॉल्यूशन में उसमें, अब ये प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्यों लेते हैं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो प्रेशर आएगा वो इसका एक्चुअल प्रेशर होगा। अब प्योर सॉल्वेंट से किसी सॉल्यूशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होकर ऑस्मोसिस हो रहा है, अब उस यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को रोकने के लिए, उस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए उस सॉल्यूशन पे जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा वो ही उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और उस कंडीशन में जब ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा, यहां पर इक्विलिब्रियम सेट होगा। यहां से भी बनता है कई बार क्वेश्चन कि इस कंडीशन में क्या ऑस्मोसिस रुक जाता है, नहीं रुकता है। इसमें क्या होता है कि ऑस्मोसिस प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, दोनों तरफ जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो इक्वल रेट्स होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। दैट व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेशर applied on the solution to stop osmosis into that solution from pure solvent। प्योर सॉल्वेंट से SPM के थ्रू एक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस हो रहा है, उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उस सॉल्यूशन पे जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा वही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोसिस को अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू SPM। ये वैसे इतना लिखने की जरूरत होगी नहीं क्योंकि ये अपन समझ चुके हैं, शुरू से यही तो पढ़ रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है उसमें SPM से होकर सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट पार्टिकल आ रहे हैं, उस मूवमेंट को रोकने के लिए उस सॉल्यूशन पे जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा वही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अच्छा, अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एंड लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी। और जनरली अपन क्या करते हैं कि लॉ लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी उनका इक्वेशन बनाते हैं, उनको जोड़ के अपन इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन फाइनल फॉर्मूला से लॉ देखेंगे, वो इजी रहेगा, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन अपन जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है PV इज इक्वल टू nRT, ये सब अच्छी तरह जानते हैं अपन, ये गैस के लिए होती है। अब इसको यदि अपन सॉल्यूशन पे अप्लाई करें तो P की जगह अपने को लिखना पड़ता है पाई। P यहाँ पर है प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पर अपन लिखेंगे पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, इसकी जगह अपन लेंगे N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये जो अपने पास इक्वेशन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आ जाएगी। तो इसकी इक्वेशन बनेगी पाई V इज इक्वल टू N2RT।
यहाँ से अपन पाई का फॉर्मूला बना सकते हैं, v को इधर भेजा, ये हो जाएगा N2 अपॉन वी आर टी। N2 अपॉन वी, अब यहाँ से इसकी दो इक्वेशंस बनती है। एक तो N2 अपॉन वी को अपन मोलैरिटी ले सकते हैं, देखो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर्स इट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी इज अ टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसको C लिख लिया अपन ने, C कंसंट्रेशन है, लेकिन इसको अपने को ध्यान रखना है ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी रखेंगे तभी ये ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी अपन बाद में देखेंगे, पहले फॉर्मूला देखते हैं केवल। और N नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अपन जानते हैं मोल कंसेप्ट से, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 2 मीन्स इट इज 2 एंड इट विल ऑल्सो बी 2, मीन्स गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये सब्स्टिट्यूट करने पे पाई अपने पास आता है W2RT अपॉन M2V। तो ये अपने पास पाई के दो फॉर्मूले हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये अपने पास था फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अपने को न्यूमेरिकल्स में भी यहाँ पर काम में आता है। इसको यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट है पाई इज इक्वल टू CRT, सेकेंड है पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2 इंटू V। अब इसके बाद में अपन देखते हैं लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के दो लॉ यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे गैस के अपने पास 3 या 4 लॉ होते हैं अपने पास आइडियल गैस के, उसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर के। अब इसको अपन इससे बना सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT अपने को पता है। तो देखो अपने को पता है कि प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगाते हैं तब एक कांस्टेंट लगाते हैं, यानी कि कांस्टेंट यदि अपन हटा देंगे, आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो इक्वल की जगह आ जाएगा प्रोपोर्शनल, यानी पाई विल बी प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी। अब C को कांस्टेंट करते हैं, ऑन कांस्टेंट C पाई विल बी प्रोपोर्शनल टू ओनली T, और T को कांस्टेंट करते हैं ऑन कांस्टेंट T, देन पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ये दो लो इसके जो है वो सिंपल अपने को यहाँ से, बल्कि इवन इस फॉर्मूला से पता लग जाता है। ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट करेंगे तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, और ये C को कांस्टेंट कर लेंगे तो ये T के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दो सिंपल लो है अपने पास, इसको बोलते हैं अपन वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लो, और इसको बोलते हैं अपन वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लो। ठीक है, तो ये दोनों लिख के अपन ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ये फॉर्मूला लर्न है तो उससे अपन लो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला इजी है क्योंकि ये पाई इज इक्वल टू पाई V इज इक्वल टू N2RT से सीधे बन रहा है। इसको अपन आगे और लिख सकते हैं, देखो पाई इज प्रोपोर्शनल टू N, C होता है अपने पास N2 अपॉन V, और यदि N2 को भी कांस्टेंट कर देते हैं तो यहाँ पर दो चीजें कांस्टेंट हो गई, अब कांस्टेंट N2 एंड T, देन पाई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अपन ये भी कह सकते हैं दैट ऑन कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपन बॉयल्स लॉ है उसके इक्विवेलेंट है। बॉयल्स लॉ होता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वही चीज है, P की जगह यहाँ पे पाई लिया है तो उससे भी अपन लर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें यहाँ पर दिक्कत होगी क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसके इक्विवेलेंट है ये, लेकिन ये चार्ल्स लॉ नहीं है, ये अपने पास गैलुसेक लॉ है, और इसके इक्विवेलेंट यहाँ बन के आया है तो ये वॉन्ट ऑफ गैलुसेक लॉ ना होकर वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ है। तो यहाँ से थोड़ा सा यदि आइडियल गैस से इसको अपन कंपेयर करके लर्न कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, और ये कंफ्यूजन नहीं हो, ये चीज़ें इतनी उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़े, इसीलिए बताया कि इसमें फॉर्मूला से ही अपन ये लर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है कि जब R को उठाया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कांस्टेंट किया ये इसके प्रोपोर्शनल, T को कांस्टेंट किया पाई C के प्रोपोर्शनल। तो ये दो लॉ अपने पास थे, और इसका जो फॉर्मूला था ऑस्मोटिक प्रेशर का ये अपन ने देख लिया। इनका यूज अपन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे बाद में। उसके पहले एज पर द कंटेंट यदि अपन देखें तो अपन 6 पॉइंट पे चलते हैं, वो अपने पास टर्म्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स है उनको अपन यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर सॉल्यूशंस को अपन ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड है अपने पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है अपने पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर द सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाँ देखो वर्ड वाइज इनकी मीनिंग देखते हैं। तो आइसो का मतलब होता है सेम, एंड टोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। या ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन सी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह अपन कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। तो दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है वो एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं हाइपर। हाइपर का मतलब होता है मोर, एंड टोनिक का मतलब अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो यदि दो सॉल्यूशन गिवन है और उसमें जिसकी कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और जिसका कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है वो दूसरे सॉल्यूशन का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो अपन कह रहे हैं दूसरे सॉल्यूशन का, इसका मतलब ये रिलेटिव टर्म्स है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, इनको अपन कंपैरिजन करके ही बताते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास ह्यूमन सेल अपन ने लिया। ह्यूमन सेल में NaCl होता है 0.9 ग्राम पर लीटर। तो अपन ने एक NaCl का सॉल्यूशन लिया है 0.9 ग्राम पर लीटर का, तो वो ह्यूमन सेल का आइसोटोनिक होगा। लेकिन ये इसका आइसोटोनिक होगा, ऐसा नहीं कि सभी का आइसोटोनिक है। जैसे ये NaCl 2.0 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन लिया है तो उसका ये आइसोटोनिक नहीं होगा, ये रिलेटिव टर्म्स है। जैसे अपन NaCl सॉल्यूशन लेते हैं इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन का, जैसे 1.5 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का, तो ये ह्यूमन सेल का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जैसे अपन ने इससे कम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया है, सपोज 0.5 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का, तो ये जो सॉल्यूशन है वो ह्यूमन सेल का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन से अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन किस तरह का है। अब इन सॉल्यूशंस के बीच में किस तरह की इंटरेक्शन होती है वो अपन समझते हैं। तो उसके लिए अपन ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कंटेनर है जिसमें अपन ने ह्यूमन सेल रखी है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्क करेगी। ये ह्यूमन सेल जिसमें NaCl अपन ने लिया है 0.9 ग्राम पर लीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज ये 1 राउंड 0.1 के लिए है तो ये हो जाएगा 0.9 ग्राम पर लीटर। अब इसके बाहर भी सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया है अपन ने, NaCl 0.9 ग्राम पर लीटर, 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें देख सकते हैं कि अंदर और बाहर सोल्यूट भी इक्वल है और सोलवेंट भी इक्वल है। और अपन जानते हैं कि ये जो मूवमेंट है सोलवेंट की वो होती है ड्यू टू डिफरेंस इन सोलवेंट और सोल्यूट। तो इसमें इन दोनों के बीच में सोल्यूट और सोलवेंट के अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है क्योंकि उन दोनों की कंसंट्रेशन या उन दोनों के सोलवेंट के अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब इसको अपन एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रख लेते हैं। जैसे पहले ये था आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन सेल जिसमें कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा था। अब इसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यदि अपन लेते हैं, हाइपर यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी होगी। सपोज ये अपन ने ले लिया 1.9 ग्राम पर लीटर, तो 1.9 के अकॉर्डिंग 19 सर्कल बनाएंगे अपन। ठीक है, कितने बना लो, लेकिन ये जो है सोल्यूट इससे ज्यादा होगा। तो अपन देख सकते हैं कि बाहर सोल्यूट ज्यादा है और अंदर सोलवेंट ज्यादा है। तो सोलवेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम मोर सोलवेंट टू लेस सोलवेंट या फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में सोलवेंट या वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो बाहर की ओर मूव करेंगे,
सेल से बाहर की ओर मूव करेंगे, और ये बाहर की ओर मूव कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं अपन एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में ओरिजिनल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बाहर की ओर मूव करता है, एक्सो यानी एग्जिट, बाहर की ओर मूव करता है, और वो मूव कब करता है, जब उस सॉल्यूशन को एक एसपीएम से सेपरेट करके उसके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा जाता है। व्हेन वी कीप एनी सॉल्यूशन इन द कांटेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन by separating through a semi permeable membrane, then solvent particles come out of that solution, ठीक है, that process is exosmosis। अब अपन थर्ड कंडीशन लेते हैं जिसमें इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं। हाइपोटोनिक के लिए इसको कंसंट्रेशन को कम करना होगा। सपोज ये अपन ने लिया 0.4 ग्राम पर लीटर, यानी कि बाहर जो है सोल्यूट बहुत कम रखना होगा। अब सोल्यूट अपन ने यहाँ पे कम रखा है, जैसे 1 2 3 4 ही रखे हैं अपन ने, तो अब अपन देख सकते हैं कि बाहर जो है रिलेटिवली वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, वाटर की अमाउंट बाहर ज़्यादा होगी, वाटर जो है वो सेल के अंदर की ओर मूव करेगा। इसमें कंडीशन से भी आता है, व्हाट हैपन व्हेन वी कीप द ह्यूमन सेल इन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन और इन दिस कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो उसमें कंसंट्रेशन की डिफरेंस से अपन पता कर सकते हैं कि वाटर उसके इनसाइड जाएगा या बाहर की ओर आएगा। तो इस कंडीशन में वाटर जो है सॉल्वेंट वो अंदर की ओर मूव कर रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। एंडो मतलब इनसाइड, ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम। तो अब एंडोऑस्मोसिस कब होता है, जब किसी सॉल्यूशन को उसके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा जाता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके, ठीक है। जब किसी सॉल्यूशन को उसके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं एसपीएम से सेपरेट करके, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन के ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर की ओर मूव करते हैं। इसको बोलते हैं अपन एंडोऑस्मोसिस। और क्यों करते हैं वो अपने को सीधा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है, या मोर सॉल्वेंट टू लेस सॉल्वेंट, या फिर लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन। तो ये अपने पास जो टर्म्स थे वो कंप्लीट हुए। उसके बाद में इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। फर्स्ट जो अपना बनता है पाई इज इक्वल टू CRT, इसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/10 ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसमें कंसंट्रेशन अपने को दी हुई है, कंसंट्रेशन मोलरिटी की टर्म में लेंगे अपन M/10 मतलब 1/10 मोल पर लीटर। टेम्परेचर अपने पास गिवन है 300 केल्विन। R अपने को पता है वैल्यू गिवन होगी वो रख लेंगे। तो अपने पास पाई जो वो आ जाएगा CRT, C 1/10 मोल पर लीटर, T अपने पास है 300 केल्विन। R जो है अपने पास तीन वैल्यूज है, उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। 0. जैसे अपन ले 0.0821 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स देन 300 केल्विन। तो यहाँ देखो मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल, और अपने पास आएगा 0.0821 इंटू 30 बार। ये आंसर बार के अंदर आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये बार कहाँ से आया है, ये आया अपने पास R से। तो R की जो वैल्यू होगी वो ही डिटरमाइन करेगी अपने पास पाई का यूनिट क्या होगा, ठीक है। जैसे R जो है 3 यूनिट्स में ले सकते हैं। फर्स्ट है जूल पर केल्विन पर मोल, ये ऐसा यूनिट्स है तो पाई इसमें ऐसा यूनिट्स में आएगी पास्कल। यदि ये अपन लेते हैं लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो पाई आएगा अपने पास ATM में। और ये अपन लेते हैं लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो अपने पास पाई आएगा बार के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से अपन इनकी वैल्यूज ले सकते हैं। सेकंड अपन जो फॉर्मूला था उसके ऊपर बेस देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला अपन ने लिखा था पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V। M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट,
तो इससे अपन M2 फाइंड आउट कर सकते हैं W2 RT अपॉन पाई V। ठीक है, वैसे इसका जो यूज है पाई का वो पॉलीमर्स जैसे होती है, जैसे प्रोटीन है या और कोई पॉलीमर है, उसका मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहां से W2 अपॉन M2 को अपन N2 लिखते हैं, N2 RT अपॉन पाई V, N2 RT अपॉन V, ये भी फॉर्मूला अपने पास। C को N2 अपॉन V लिखता है, तो ये N2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो N2 यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। M2 के ऊपर जो डिपेंड है, 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज डिजोल्व्ड इनटू वाटर टू मेक 0.2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन at 27 degree Celsius. The solutions pi of solution, osmotic pressure of solution is, suppose it is given 2.5 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate molar mass of protein. इसमें यदि अपन देखते हैं, देखो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, ये कैसा है ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये सभी फॉर्मूला पहले आए हुए हैं। तो ये जो है वो W2 है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट प्रोटीन है यहाँ पर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 0.2 लीटर्स, ये अपने पास टेम्परेचर है 300 केल्विन, ये पाई दिया हुआ है, पाई अपने पास बार में है, तो अपन R लेंगे, लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में, वैसे वैल्यू इसी में गिवन होगी तुम्हें, तो ये होती है अपने पास 0.0821, और इन सभी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपने पास M2 आएगा 0.5 इंटू 0.0821 इंटू T300। यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी SI यूनिट्स में है, तो ये भी SI यूनिट में आ जाएगा फिर मोल पर लीटर में। 2.5 इंटू 10 to the power minus 3 पाई एंड V आएगा 0.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 0.5, तो ये दोनों 0.5 से कैंसिल, ये ऊपर आके प्लस का होगा, तो 0.0821 इंटू 300 इंटू 10 to the power प्लस 3, इनको कैलकुलेट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर आ जाएगा इन ग्राम पर मोल। तो ये अपने देखा कि कैसे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है वो आइसोटोनिक काइंड से भी आता है। सपोज तो इसका एक जो क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं, जैसे 5W/V% ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 12W/V% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड A। ठीक है, ग्लूकोज का 5W/V% सॉल्यूशन है, वो इस A के 12W/V% सॉल्यूशन के आइसोटोनिक है। इसका मतलब इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। और ग्लूकोज का मोलर मास अपने को पता है कितना होता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और A का जो मोलर मास है वो अपने को फाइंड आउट करना है, और इन दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम पर, मींस इन द टर्म ऑफ W/V%। ठीक है, तो एज पर द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन पाई ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू पाई ऑफ A बिकॉज दे बोथ आर आइसोटोनिक। अब पाई का जो फॉर्मूला है वो अपन जानते हैं W2RT/M2 इंटू V, तो इस साइड ये ग्लूकोज के लिए होगा और इस साइड यही टर्म W2RT/M2 इंटू V ये A के लिए होगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि R कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। सेम टेम्परेचर पर ये आइसोटोनिक है, इसका मतलब जो है टेम्परेचर भी कैंसिल होगा क्योंकि ये वैल्यू सेम है।
इसके बाद में W2/V ये वैल्यू यहाँ से आएगी। देखो 5W/V% का मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इनटू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब इस साइड W2 जो है वो 5 ग्राम होगा और V होगा अपने पास 100 ml। और M2 यानी मोलर मास ऑफ ग्लूकोज ये अपने को पता है 180 ग्राम पर मोल। ये इसका जो फॉर्मूला है C6H12O6 उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साइड में अपने पास W2/V जो है वो यहां से होगा 12W/V% का मतलब है कि 12 ग्राम ऑफ A इज डिजोल्व इनटू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर W2 अपन रखेंगे 12 ग्राम और V होगा अपने पास 100 ml। M2 जो है वो A का वो अपने को फाइंड आउट करना है। देखो 100 ml से 100 ml यहाँ पर कैंसिल होगा, यूनिट की भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों तरफ यूनिट्स सेम है, तो यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद में अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो M2 जो है यानी मोलर मास ऑफ A ये अपने पास आएगा 12 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको डिवाइड देने पर ये अपने पास आ रहा है 36 एंड 36 इंटू 12 7 और 43 ग्राम पर मोल। तो ये अपने पास A का जो है मोलर मास है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था जिसमें अपने पास दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं आइसोटोनिक, उसमें से एक सॉल्यूशन का मोलर मास गिवन है और तो उससे अपन दूसरे यानी एक सॉल्यूशन के सोल्यूट का मोलर मास गिवन है तो उससे अपन दूसरे सॉल्यूशन के सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ न्यूमेरिकल्स थे। अब इसके जो लास्ट में अपन जो है ओस्मोसिस से जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस होता है सेल के अंदर वो भी देख लेते हैं। जैसे सपोज इसमें कुछ टर्म है उससे रिलेटेड, एक टर्म अपने पास ईडिमा, ये क्या होती है अपन देखते हैं। देखो जैसे अपने पहले एग्जाम्पल देखा था एक्सोस्मोसिस का, जैसे ये ह्यूमन सेल है, यह ह्यूमन सेल, इसके अंदर NaCl अपन जानते हैं कितना होता है, NaCl इसमें प्रेजेंट होता है 0.9 ग्राम पर लीटर। 5 6 7 8 9 बाकी जो है इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये ह्यूमन सेल है, इसको अपन ने एक सॉल्यूशन में लिया है जो कि इसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये ह्यूमन सेल का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक के लिए इसमें कंसंट्रेशन जो है NaCl की इससे ज्यादा होगी। सपोज ये मान लेते हैं 1.9 ग्राम पर लीटर, ठीक है। यानी इसमें सोल्यूट जो है NaCl ज्यादा होगा और वाटर की जो अमाउंट है वो कम होगी। तो और अंदर जो है सेल के वाटर ज्यादा प्रेजेंट है। तो एक्सोस्मोसिस की वजह से जो वाटर है वो सेल के बाहर आएगा। ये अपन पहले एक्सोस्मोसिस में देख चुके हैं क्योंकि यहाँ वाटर ज्यादा है, यहाँ पर वाटर कम है, ठीक है। अब इसको अपन इस चीज से रिलेट करते हैं कि ये जो है ये अपने पास ब्लड है। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या ले लिया अपन ने, ब्लड ले लिया। अपन जो भी चीज फूड के फॉर्म में इंटैक्ट करते हैं अल्टीमेटली वो ब्लड तक जाती है और जितनी भी अपने पास सेल्स है वो ब्लड से सराउंडेड है। तो ये अपन मान लेते हैं कि जैसे अपन कोई पर्सन फूड में इन चीज़ों की इंटेक ज़्यादा करता है, NaCl और शुगर इनकी, तो ब्लड में अल्टीमेटली इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और जो ब्लड है यहाँ पर वो सेल का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का वर्क करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेल है उससे अपने पास जो वाटर है वो बाहर की ओर आएगा ब्लड के अंदर। तो सेल में जो है वो वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा और सेल का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी। तो सेल जब कॉन्ट्रैक्टेड होती है तो उसमें पेन होता है और पेन और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो अपने जॉइंट्स है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो इस कंडीशन को ही बोलते हैं अपन ईडिमा, ठीक है। तो अब इसका क्योर कैसे किया जाता है, देखो इसका रीजन क्या है, ये NaCl और शुगर की बढ़ी हुई अमाउंट। तो यदि अपन इस अमाउंट को कम कर देते हैं तो ब्लड के अंदर अपने आप ही जो है
वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। और जब सेल और ब्लड दोनों में वाटर सेम हो गया लगभग, तो ये जो वाटर बाहर निकल रहा था सेल से ड्यू टू डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो रुक जाएगा। और रुक जाएगा तो इसमें ये जो अपने पास कंडीशन आ रही थी कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट होने की जो कंडीशन आ रही थी वो नहीं होगी। तो इसलिए ईडिमा के जो पेशेंट है उनको डॉक्टर्स NaCl यानी सॉल्ट, शुगर, इनका इंटेक कम करने की एडवाइस देते हैं। इसके साथ ही अपन डिहाइड्रेशन भी देख सकते हैं। देखो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की डेफिशिएंसी, यानी सेल के अंदर जो है वो वाटर की अमाउंट कम हो जाती है। सेल में किसी रीजन से वाटर की अमाउंट कम हो गई है तो इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब इस डिहाइड्रेशन में वाटर की जो अमाउंट है, इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं यानी उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। तो जब ब्लड में वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी तो एंडोऑस्मोसिस की वजह से वाटर सेल के अंदर की ओर मूव करेगा और सेल के अंदर जो डेफिशिएंसी हुई है वाटर की वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि ब्लड में जो सोल्यूट्स है, खासकर NaCl जो है, सॉल्ट जो है और शुगर जो है, उसका जो अमाउंट है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिटरमाइन करती है या वो कंट्रोल करती है कि वो जो सेल है उसमें वाटर कितना प्रेजेंट रहेगा। इसको बोलते हैं अपन ऑस्मोटिक बैलेंस। और इसमें सोडियम और पोटेशियम आयन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन ने ऑस्मोसिस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, जितने भी मोस्ट प्रोबेबली जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते थे वो अपन ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इस लिमिटेड टाइम में ऑस्मोसिस में जितना मैक्सिमम हो सकता था वो इसमें कवर करने की अपन ने कोशिश की है। एंड इफ यू थिंक दैट द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, then subscribe the channel and like the video.